Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स की रो रैंक फाइंड करना और मैट्रिक्स की कॉलम रैंक। मींस रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की पंक्ति जाति क्या होती है, और कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स की स्तंभ जाति क्या होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं A बराबर AIJ है और ये M इंटू N ऑर्डर की है। हमने क्या मान लिया कि A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N है। अगर ये AIJ M इंटू N ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो M किसको डिनोट करेगा, रोज को, और N किसको डिनोट करेगा, कॉलम्स को। मीन्स A मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी, M रोज होंगी, और A मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने होंगे, n कॉलम्स होंगे। यही कहते हैं कि A मैट्रिक्स अगर M इंटू N ऑर्डर की है तो इसमें M रोज है और N कॉलम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोज और कॉलम्स का पता लगाते हैं। M रोज और N कॉलम्स हमें पता लग गया कि A मैट्रिक्स में है। देन A मैट्रिक्स में जितने ही रोज होती हैं, A मैट्रिक्स में जितनी रोज होती हैं उतने ही हम कह सकते हैं रो वेक्टर होते हैं, मतलब रोज को हम रो वेक्टर कह सकते हैं। इसी टाइप से मैट्रिक्स में जितनी ही कॉलम्स होती हैं उसे ही हम क्या कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। जब हमने ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड टुपल सब कुछ किया था तो हमने ये कहा था कि किसी भी ऑर्डर टुपल को हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है। वैसे ही मैट्रिक्स में अगर हमें पता लग जाए कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं तो मैट्रिक्स में जितनी रोज होते हैं उतने ही रो वेक्टर होते हैं, और मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स का पता लग जाए तो जितने कॉलम्स होंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रो रैंक की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि ए मैट्रिक्स में हम रो वेक्टर्स को अगर चेक करें कि कितने रो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें जितने रो वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे उन लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर के मैक्सिमम नंबर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए की रो रैंक। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स की रो रैंक, मैट्रिक्स की पंक्ति जाति होती क्या है कि मैट्रिक्स ए में जितने भी रो वेक्टर्स हैं उसमें हम लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स को चेक करते हैं कि कितने रो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर के मैक्सिमम नंबर को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए की रो रैंक। ठीक है, मैट्रिक्स ए की जो रो रैंक होती है वो इक्वल होती है किसमें, लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स के मैक्सिमम नंबर्स के। ठीक है, सेम ऐसी ही डेफिनेशन होती है कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, याद है किसी को या नहीं। लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो क्या था लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट्स में कि अगर a1 a2 an स्केलर्स हैं और α1 α2 αn वेक्टर्स हैं, देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो हो बट सारे ai भी जीरो हों, तब वो क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर हमारे पास α1 α2 αn का लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो हो बट सारे ai जीरो नहीं है तो हम कहते हैं कि ये क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो यही पढ़ा था लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में। वही बात हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास रो वेक्टर्स जितने ही लीनियर इंडिपेंडेंट हैं उसके मैक्सिमम नंबर को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की रो रैंक। सेम वैसे ही कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की स्तंभ जाति वो क्या होती है, सेम ऐसे ही होती है। मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स कितने हैं वो चेक करते हैं हम सबसे पहले। तो जो इसका नंबर आता है, जो इसका मैक्सिमम नंबर आता है, मतलब सबसे से ज़्यादा हमें चेक करने होते हैं इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर के मैक्सिमम नंबर को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए की कॉलम रैंक। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स ए की
जो कॉलम रैंक होती है, स्तंभ जाति होती है, वो इक्वल होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, स्तंभ सदिशों के अधिकतम संख्या के इक्वल होता है मैट्रिक्स ए की स्तंभ जाति। तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे, माना A इक्वल्स टू AIJ M इंटू N कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A में लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए की रो रैंक। इसी टाइप से मैट्रिक्स ए में लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए की कॉलम रैंक, मैट्रिक्स ए की स्तंभ जाति। अब हम लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स की अधिकतम संख्या कैसे पता लगाएंगे और लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर के मैक्सिमम नंबर को कैसे पता करेंगे, वो हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक और छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स की रैंक टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रो रैंक और कॉलम रैंक की डेफिनेशन के बेस पर भी मैट्रिक्स की रैंक की एक नई डेफिनेशन बनती है। उस डेफिनेशन को देखते हैं, क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जाति। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रो रैंक अगर हम फाइंड कर लें, माने थे एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की अगर हम रो रैंक पता कर लें और ए मैट्रिक्स की कॉलम रैंक का पता कर लें, मैट्रिक्स ए की पंक्ति जाति और मैट्रिक्स ए की स्तंभ जाति का अगर हम पता कर लें, देन अगर हमारे पास जो रो रैंक है मैट्रिक्स ए की और जो कॉलम रैंक है वो सेम आ जाती है, वो दोनों सेम आ जाती है, देन ये दोनों अगर सेम आ गई, इक्वल आ गई, देन जो कॉमन नंबर होता है इन दोनों के बीच में, देन जो कॉमन नंबर, जो अभिन्नित संख्या होती है, उसी कॉमन नंबर को क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जाति कि अगर मैट्रिक्स की रो रैंक और मैट्रिक्स की कॉलम रैंक अगर सेम है, इक्वल है, तो जो कॉमन नंबर, जैसे रो रैंक 3 आ गई, कॉलम रैंक भी अगर 3 आ गई, तो 3 और 3 इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो 3 क्या हुआ, कॉमन नंबर इनका, तो वो 3 ही क्या होगा, मैट्रिक्स की रैंक होगी। और मैट्रिक्स की रैंक को किससे डिनोट करते हैं, हमेशा रो ए से। अगर ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर बी है, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रो बी। तो इस टाइप से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर के मैक्सिमम नंबर को जैसे पता करना है, जैसे वैसे ही लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स के मैक्सिमम नंबर को पता करना है, तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। ठीक है, और लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स का पता कैसे लगेगा कि कितने रो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, उसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर की है मान लो, या ये कह दो 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में रोज कितनी हुई, 3 रोज हुई, 3 रोज है, इसलिए रो वेक्टर्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। जितनी रोज होती हैं उतने ही हमारे पास रो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये तीनों रो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, R1, R2 और R3 हैं। पहला रो वेक्टर हमने मान लिया R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3। अब हमें पता करना है कि इनमें से कितने रो वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने रो वेक्टर्स होते हैं आपके पास उन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे 3 रो वेक्टर्स है तो तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, R1, R2 और R3 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर वो 0 नहीं आता तब तो हम कहते हैं कि हमारी जो रो रैंक है वो इन रो वेक्टर्स के इक्वल। कितने रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आया, 3 रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आया, तो रो रैंक होगी 3। अगर हम R1, R2, R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाता है, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो अगर 0 आ जाता है, देन जो हमारी रो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी। ठीक है,
और ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे कैसे वो देखना है हमें। तो R1 R2 R3 का अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम सबसे पहले कोई भी दो रो वेक्टर्स लेंगे, चाहे R1 R2 ले लो, चाहे R2 R3 ले लो, चाहे R1 R3 ले लो। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। हम ऐसे दो रो वेक्टर्स लेंगे जिनको या तो प्लस करने पर या जिनको माइनस करने पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश में हम क्या करेंगे, फिर तीसरा रो वेक्टर उसके साथ कंबाइन करेंगे। जैसे R1 R2 ले लिया या R1 R3 ले लिया, दो रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हुए। फिर हम तीसरा उसके साथ प्लस या माइनस इस टाइप से करेंगे ताकि या तो जीरो पूरा ही हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश में अगर R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होता तब तो हमारी रो रैंक 3 होती है, और अगर R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाता है तब हमारी रो रैंक 3 नहीं होती। और अगर रो रैंक 3 नहीं है तो 3 से कम होगी, 3 से कम क्या होगी 2। तो हम 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, 3 रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अब हम ना बनाकर हम 2 रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, चाहे R1 R2 ले लो, चाहे R2 R3, चाहे R1 R3, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। फिर से तो हम ऐसे लेंगे दो रो वेक्टर्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश में पूरा जीरो हो रहा है। अगर फिर भी जीरो नहीं हो रहा, नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो हमारी रो रैंक क्या आ जाएगी, अब 2 आ जाएगी। अगर सारा ही जीरो हो रहा है फिर हमारी रो रैंक 2 भी नहीं होगी, फिर क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, R1 R2 को प्लस या माइनस करके, या R2 R1 में से किसी एक को किसी से गुना करके फिर प्लस या माइनस कर सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश में भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा जीरो नहीं आता फिर तो रो रैंक उतनी ही होगी जितने रो वेक्टर्स का आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, अदरवाइज उससे कम होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम रो रैंक और कॉलम रैंक इस टाइप से फाइंड करेंगे। इसमें रो रैंक के लिए हम क्या करते हैं, रो वेक्टर्स लेते हैं, कॉलम रैंक के लिए कॉलम वेक्टर्स लेंगे। उसके लिए भी यही प्रोसेस है। अगर कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आया 3 कॉलम वेक्टर्स का, तो कॉलम रैंक क्या होगी 3 होगी। अगर 3 कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाता है तो हमारी कॉलम रैंक क्या होगी 3 नहीं होगी। तो इस टाइप से हम रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। कितने ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक, पंक्ति जाति और स्तंभ जाति दोनों ही फाइंड करने। तो सबसे पहले हम रो रैंक फाइंड करेंगे। हेडिंग डाल दोगे आप रो रैंक, पंक्ति जाति। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कितने ऑर्डर की है, वो हम देख चुके हैं। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की है। तो आप क्या कहेंगे 3 ऑर्डर की है, ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज कितनी होंगी 3 होंगी। रो रैंक के लिए हमें सिर्फ रो चाहिए, तो इसमें 3 रो वेक्टर्स ही होंगे। तो हम मान लेते हैं कि R1 R2 R3 मैट्रिक्स ए के रो वेक्टर्स हैं। जितनी रोज होती है उतने ही रो वेक्टर्स होते हैं, पता है सभी को। तो 3 रोज हैं, तो हमने मान लिया कि R1 R2 R3 मैट्रिक्स ए के रो वेक्टर्स हैं। अगर ये इसके रो वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यूज आ जाएंगी। R1 फर्स्ट रो मीन्स 1 2 3, R2 इसी टाइप से R2 क्या आ जाएगा 2 3 4, इसी टाइप से R3 0 2 2, ये आगे। R1 R2 और R3 तीनों रो वेक्टर्स की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें R1 R2 R3 के लीनियर कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हुए तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि इसकी रो रैंक 3 है, क्योंकि इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स कितने हो जाएंगे 3। क्यों? क्योंकि हमने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ा था। क्या था उसमें कि 3, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है तो 3 ही स्केलर्स लेते हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है अगर सारे ai 0 हों, यही है ना। और सारे ai कैसे आते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अगर 0 है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कब होते हैं, जब इसमें a1 a2 a3 0 हो, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का कोफिशिएंट्स 0 हो। और वो कोफिशिएंट्स अगर 0 है तभी वो 0 है सिर्फ,
अदरवाइज वो जीरो नहीं है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। यही करते हैं। वैसे इसकी बात करें, इसमें आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना है। आप क्या करो, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश किया करो। पहले दो दो का पेयर्स लिया करो, चाहे R1 R2, चाहे R2 R3, चाहे R1 R3, और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हुए 2 से फिर 3 पे चलेंगे। 2 वेक्टर्स लोगे सबसे पहले, R1 और R2 को देखिए तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1। ये जीरो कब होगा, फर्स्ट वाला जब 2 - 2 होगा। तो हम क्या करें, R2 - 2 R1 अगर कर दें तो क्या आएगा, देखो R2 - 2 R1 से 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 इधर 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 -1, 4 माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, 4 - 6 से -2, ये आ गया। अब हमें R2 R1 का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया। अब हम R3 के साथ ऐसा क्या करें इनको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने। इसमें देखो जीरो और जीरो को हम ऐड करें चाहे -0 ही रहेगा। इसमें 2 है, इसमें -2, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज R2 - 2 R1 प्लस R3 अगर हम कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, 2 - 1 1, 2 और -2 0। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये क्या आया, जीरो नहीं आया। मतलब R1 R2 और R3 का ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं है, इसलिए R1 R2 R3 क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे कह सकते हो ये, क्योंकि R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आया। ये जीरो कब होगा, अगर हम R2 का कोएफिशिएंट जीरो ले लें, R1 का भी जीरो ले लें और R3 का भी जीरो, मतलब 0 R2 0 R1 0 R3 करेंगे तभी ये जीरो आएगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं आ रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि R1 R2 R3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आया, तब हम ये कहेंगे कि R1 R2 R3 लीनियर इंडिपेंडेंट है। कितने रो वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, 3। दैट इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि रो रैंक क्या आ गई, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3। तो मैट्रिक्स ए की रो रैंक क्या आ गई, 3। सेम इसी टाइप से हम कॉलम रैंक निकालेंगे इसकी। तो कॉलम रैंक के लिए स्तंभ जाति हम कॉलम वेक्टर्स की बात करेंगे स्तंभ जाति के लिए। इसमें 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि इसमें ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर की है तो 3 ही कॉलम्स होंगे। तो 3 कॉलम्स कौन कौन से हैं, मान लेते हैं कि C1 C2 C3 मैट्रिक्स ए के 3 कॉलम वेक्टर्स हैं, क्योंकि जितने कॉलम्स होते हैं उतने ही कॉलम वेक्टर्स होते हैं। स्तंभ सदिश जिसे बोलते हैं, पूरी लैंग्वेज लिखोगे, लेट C1 C2 C3 आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, माना C1 C2 C3 मैट्रिक्स ए के स्तंभ सदिश हैं। यहाँ पर C1 क्या आ जाएगा, सेम ऐसे ही फॉलो करोगे आप। C1 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 1 2 0, C2 सेकेंड कॉलम 2 3 2, इसी टाइप से C3 थर्ड कॉलम 3 4 2। ठीक है, अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हुए C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है। इसमें देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2। अब सबसे पहले 1 वाला चेक किया करो, किसी में 1 आ रहा है तो उसको जीरो बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 2 0, इस टाइप से ही होता है। अब इसमें 1 आ रहा है, इसका अगर हम इसके साथ कॉम्बिनेशन लें तो 2 - 2 से 0 हो सकते हैं ना। तो हम क्या करें, C2 का 2 है ऊपर वाला, तो C2 - 2 C1 कर दें तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा ना इसमें, और नीचे वाला 2 - 0 से 2 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, C2 - 2 C1, 2 - 2 से 0, 3 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 - 4 से -1, 2 - 0 से 2। तो हमने 0 बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास पूरा 0 नहीं हुआ। 2 कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब C2 C1 का C3 के साथ पेयर बनाएंगे। इसमें क्या आ रहा है, 3 4 2, इसमें आ रहा है 0 - 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है। दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, लेकिन ऊपर वाले 0 नहीं बनेंगे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज C2 - 2 C1 - C3 अगर हम करें तो क्या बनेगा, 0
-3 आ जाएगा, -1 -4 -5 बड़ा हो जाएगा ये तो हम क्या करें इसमें C3 को पहले लिख दें, अगर C3 माइनस C2 माइनस 2C1, इससे क्या आएगा देखो C3 माइनस C2 माइनस 2C1 पहले ये लिख दें तो 3 माइनस 0 से 3 आ जाएगा प्लस का, इसमें 4 माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 नहीं आया। जरूरी नहीं आपने ऐसे करना है, आप कोई और तरीका अपनाएं। C2 और C1 का किया, फिर आप C3 और C1 से एक कॉम्बिनेशन बना सकते, जैसे C3 माइनस 3C1 से ऊपर वाला 0 हो जाएगा, फिर उनको प्लस या माइनस करके भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे किसी से भी हमारा 0 नहीं आता है, किसी से भी 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कॉलम रैंक 3 है। लेकिन अगर कोई भी एक सॉल्यूशन ऐसा निकलता है, आप 2-3 बार सॉल्व करके देखेंगे, कोई भी अगर इसमें से जैसे C2 C1 का ले लिया, फिर C3 के साथ प्लस किया या माइनस किया, हमारा 0 नहीं आ रहा, लेकिन कोई और तरीका अपनाएं, C3 और C1 ले लिया, फिर C2 के साथ प्लस या माइनस करें ताकि वो 0 अगर आ रहा है तो हमारी कॉलम रैंक 3 नहीं होगी। मतलब C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन आपने इस स्टेप से निकालना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाते हुए अगर वो पूरा 0 बन जाता है, किसी भी तरीके से 0 बन जाता है, तो हमारी कॉलम रैंक उतनी नहीं होती जितने हम कॉलम वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रफली चेक करके देखेंगे, नहीं बनेगा, इसलिए हम सीधा ही कह सकते हैं कि C1 C2 C3 का, चूंकि C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है, इसलिए कॉलम रैंक हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उसके रो वेक्टर्स लिखेंगे, कॉलम वेक्टर्स लिखेंगे, फिर उन रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर हम रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे 2-2 का हमने बनाया, C2 माइनस 2C1 किया, ठीक है। अगर ये पहले ही 0 आ गया, मान लो हमने C2 माइनस 2C1 किया होता तो ये सारा ही 0 आ जाता, मतलब 2 कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पहले ही 0 आ गया, तो हम आगे चलेंगे ही नहीं, ठीक है। कभी भी किसी भी केस में 2 कॉलम वेक्टर्स या 2 रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पहले ही 0 आ गया तो हम 3 के साथ, थर्ड वेक्टर के साथ उसका लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कॉलम वेक्टर्स या 2 रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 आ जाता है तो वो ही उसकी क्या होती है, कॉलम रैंक या रो रैंक होती है, ठीक है। तो आपको जिस हिसाब से मैंने किया, जैसे C2 माइनस 2C1, जरूरी नहीं आपने ऐसे ही करना है, आपने सिर्फ आंसर निकालना है। करने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने तो C2 माइनस 2C1 किया, कोई बच्चा C3 माइनस 3C1 भी कर सकता है, फिर C2 के साथ भी कर सकते हैं, जैसे C2 माइनस 2C1 कर दिया, C3 माइनस 3C1 कर दिया, फिर दोनों को ऐड किया या माइनस, ताकि पूरा ही 0 क्या पता बन रहा हो उससे। तो आप सभी तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर किसी भी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आता फिर तो उसकी कॉलम रैंक या रो रैंक वही होगी जितने आपने कॉलम वेक्टर्स या रो वेक्टर्स यूज़ किए, अदरवाइज उसकी कॉलम रैंक या रो रैंक उससे कम होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप रफ में सॉल्व करके देखेंगे पहले कि उसकी कॉलम रैंक या रो रैंक ओरिजिनली कितनी आती है, तो क्योंकि फेयर कॉपी में फेयर टाइम में हम सारे इसमें शो करके नहीं दिखा सकते, एक आधा आप शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक या कॉलम रैंक को फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स को हम और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कोई भी अगर डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।